नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। हमारा मकसद आपको सिर्फ जल्दी जल्दी समाधान देना नहीं है। हमारा मकसद है आपको इतना समझदार बनाना कि आप खुद अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। इसलिए हर कॉन्सेप्ट, हर बटन और हर टेक्निक को इतनी गहराई और सरल भाषा में समझाते हैं कि सीखना मुश्किल नहीं, मजेदार बन जाता है। हम यह भी मानते हैं कि अच्छा विद्यार्थी कोर्स की कीमत से नहीं, उसकी गुणवत्ता से पहचानता है। इसलिए यहाँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत से सॉफ्टवेयर के पूरे पूरे कोर्स मिलने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम उसे अपलोड करेंगे। ये चैनल आपका है और इसे उन लोगों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है जो महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सीखने का इरादा और मेहनत दोनों रखते हैं। दोस्तों, 3D मैक्स में जो नीचे लंबा सा ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है, वह हमारी एनिमेशन टाइमलाइन है। इसी टाइमलाइन में हमारी पूरी एनिमेशन चलती है और इसी पर हम की फ्रेम, मूवमेंट और टाइम को कंट्रोल करते हैं। टाइमलाइन के ऊपर ये जो छोटा सा हैंडल दिख रहा है, इसे कहते हैं टाइम स्लाइडर। जब आप इस स्लाइडर को ड्रैग करते हैं तो यह फ्रेम टू फ्रेम जंप करता है। नीचे यह जो पीला सा बॉक्स दिख रहा है, यह बताता है कि स्लाइडर अभी किस फ्रेम पर है। स्लाइडर के ऊपर यहाँ छोटा सा एरिया देखें, यह आपको दो जानकारी देता है। टाइमलाइन में कुल कितने फ्रेम है, स्लाइडर हिस्से में किस फ्रेम पर खड़ा है, यानी टोटल फ्रेम प्लस करंट फ्रेम। ये दोनों यहीं दिखाई देते हैं। स्लाइडर के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे लेफ्ट एरो और राइट एरो दिखाई देंगे। ये दोनों बटन काम करते हैं, एक फ्रेम को आगे ले जाने के लिए, एक फ्रेम को पीछे ले जाने के लिए। अभी टाइमलाइन पर सिर्फ 0 से 100 फ्रेम है, तो स्लाइडर को फ्रेम टू फ्रेम ड्रैग करना आसान है। लेकिन जब आप 1000 या 2000 फ्रेम पर लॉन्ग एनिमेशन पर काम करेंगे तो हर फ्रेम को हाथ से फ्रेम टू फ्रेम ड्रैग करना मुश्किल हो जाता है। उस समय नेक्स्ट प्रीवियस फ्रेम बटन बहुत काम आते हैं। अब आते हैं टाइमलाइन के मेन कंट्रोल पर। इन्हें हम टाइमलाइन का कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। यहाँ आपको चार प्रमुख बटन दिखेंगे। गो टू स्टार्ट, स्लाइडर को डायरेक्ट फ्रेम 0 पर ले जाने के लिए। गो टू एंड, स्लाइडर को लास्ट फ्रेम पर ले जाने के लिए। प्रीवियस फ्रेम, एक फ्रेम पीछे। नेक्स्ट फ्रेम, एक फ्रेम आगे। इसके बगल में आपको प्ले पॉज का बटन भी दिखेगा, जिससे आप एनिमेशन को चलाकर प्रीव्यू कर सकते हैं। प्ले बटन के ठीक नीचे छोटा सा आइकन है, इसे कहते हैं की मोड टॉगल। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो नेक्स्ट प्रीवियस फ्रेम वाले बटन इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि की मोड ऑफ होने पर स्लाइडर सिर्फ एनिमेशन की फ्रेम के बीच में जंप करेगा, हर फ्रेम पर नहीं करेगा। यह ऑप्शन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एनिमेशन के दौरान यह बहुत यूजफुल होता है। और इसके बिल्कुल पास में एक छोटा सा नंबर बॉक्स है। यह बताता है कि स्लाइडर अभी किस फ्रेम पर मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ नंबर टाइप करके डायरेक्ट उस फ्रेम पर जंप कर सकते हैं। यह ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आपके टाइमलाइन में हजारों फ्रेम हो। यह है ऐड की बटन। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे करंट पोजीशन, रोटेशन, स्केल, बस आप ऐड की बटन दबाइए, उस फ्रेम पर उस ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टी लॉक हो जाएंगी और एक नया की फ्रेम जनरेट हो जाएगा। अब आते हैं ऑटो की पर। जब आप ऑटो की ऑन रखते हैं और फिर टाइम स्लाइडर को 0 से 100 पर ले जाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, जैसे कि उसकी पोजीशन को चेंज कर देना, तो ऑटो की क्या करता है, यह अपने आप दो की फ्रेम बना देता है। पहला की फ्रेम 0 पर, इसमें ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी सेव होगी जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी। दूसरी की फ्रेम 100 पर, इसमें ऑब्जेक्ट की नई फाइनल लोकेशन, रोटेशन, स्केल की प्रॉपर्टी सेव हो जाएंगी। और इन दोनों की के बीच ऑटो की अपने आप पूरा एनिमेशन जनरेट कर देता है। मतलब बीच के 99 फ्रेम में जो जो मूवमेंट होती दिखाई दे रही है, वो सब मैक्स का इंटरपोलेशन सिस्टम खुद बना देता है। आपको सिर्फ शुरुआत और अंत बताना होता है, बाकी का सफर ऑटो की खुद पूरा कर देता है। अब स्टेप बाय स्टेप सेट की का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चुनिए। जिस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस समय ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन, रोटेशन, स्केल में, उसे लॉक करने के लिए सेट की का बटन दबा दीजिए। अब इस समय वाली सभी पोजीशन एक की फ्रेम के रूप में रिकॉर्ड हो जाएंगी। स्लाइडर को टाइमलाइन में जिस फ्रेम पे ले जाना है वहां ले जाएं। ऑब्जेक्ट को नई पोजीशन या रोटेशन में लाएं। फिर से सेट की दबाएं। अब मैक्स दूसरी की बना देगा। बस यहीं से एनिमेशन तैयार हो जाती है। मैक्स इन दोनों की के बीच में एनिमेशन अपने आप स्मूथ कर देगा। ऑटो की और सेट की के बीच के अंतर को सही से समझिए। ऑटो की खुद से की बनाता है, बिगिनर गलती कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया और ध्यान नहीं दिया, अनवांटेड की बन जाएगी। टाइमलाइन में अनचाही की जनरेट हो जाएंगी, जिससे टाइमलाइन बहुत खराब लगता है। सेट की सेफ तरीका है। मैक्स आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करता।
आप तय करते हो कहाँ की बननी है। बिगिनर के लिए परफेक्ट है। क्यों बिगिनर को सेट की से शुरू करना चाहिए? क्योंकि शुरुआत में आपको एनिमेशन की क्लीन टाइमलाइन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, अनवांटेड की से बचना है, गलत मूवमेंट को रोकना है। सेट की के साथ आप हर की को समझते हैं, और जब आपकी समझ पूरी हो जाए तब ऑटो की पर आना चाहिए। ऑटो की एक मशीन गन की तरह है, सही हाथ में बहुत तेज, गलत हाथ में खतरनाक। सेट की सिंगल शॉट एकदम प्रेसाइज टूल है, साफ सुथरा, टाइमलाइन पूरा कंट्रोल हाथ में। अब आइए बात करते हैं इस की फिल्टर की, जो यहाँ कॉर्नर में नीचे दिया हुआ है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन, रोटेशन, स्केल, आई के, मॉड और भी कई। इनको ऑन ऑफ करके आप तय करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी की की फ्रेम बनेंगी और कौन सी की बंद रहेंगी। मान लीजिए आपको कोई एनिमेशन बनानी है और आपको पहले से पता है इस ऑब्जेक्ट को रोटेट बिल्कुल नहीं करना या इसका स्केल भी नहीं बदलना चाहिए, तो फिर क्या कीजिए, बस यहां से रोटेशन और स्केल को ऑफ कर दीजिए। अब क्या होगा, ऑटो की हो या सेट की, मैक्स आपकी ऑफ की गई प्रॉपर्टीज को कभी टच नहीं करेगा। यानी पोजीशन चलेगी लेकिन रोटेशन और स्केल की गलती से भी कोई की नहीं बनेगी। टाइमलाइन साफ रहेगा, एनिमेशन ज्यादा कंट्रोल में रहेगी, बिगिनर की परेशानी आधी हो जाएगी। यह फीचर बड़े बड़े सीन में बहुत काम आते हैं, जहां गलती से बार बार ऑटो की ऑन रह जाती है और रोटेशन भी एनिमेट हो जाते हैं और पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाती है। की फिल्टर इन्हीं चीजों से बचने के लिए है। इसके ठीक बगल में आपको ऑटो टेंजेंट बटन दिखाई देता है। चलिए इसे भी खोलकर समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इजी इन इजी आउट, और अभी हमारा एनिमेशन इसी पर सेट है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एनिमेट होता है वो जीरो से धीरे धीरे स्टार्ट होता है, थोड़ी देर बाद अपनी फुल स्पीड पकड़ता है और रुकते समय भी वह आराम से स्लो होकर रुकता है। यही होता है इजी इन इजी आउट बिहेवियर। ऊपर से दूसरा ऑप्शन है लीनियर। अगर एनिमेशन लीनियर पर सेट है, ऑब्जेक्ट झटके से स्टार्ट होता है और झटके से ही रुक जाता है, बीच में कोई स्मूथनेस नहीं होती। लीनियर एनिमेशन रोबोटिक और अननेचुरल लगता है, जबकि इजी आउट इजी इन नेचुरल मोशन जैसा बिहेव करता है। इनके अलावा भी कई टेंजेंट मोड दिए हुए हैं, लेकिन सभी को डिटेल में हम जब कर्व एडिटर पढ़ेंगे तब गहराई से समझेंगे, क्योंकि असली जादू वहीं होता है। अब बारी आती है इस घड़ी वाले बटन की। इसे हम कहते हैं टाइम कॉन्फ़िगरेशन, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपकी पूरी एनिमेशन का टाइम सिस्टम सेट करते हैं। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जान लीजिए असली जानकारी अब स्टार्ट होने वाली है। टाइम कॉन्फ़िगरेशन कुल 5 हिस्सों में बटा हुआ है। फ्रेम रेट, सबसे ऊपर है फ्रेम रेट। यह तय करता है कि आपकी वीडियो 1 सेकंड में कितने फ्रेम चलाएगी। यहाँ आपको 4 प्रमुख ऑप्शन मिलते हैं। एनटीएससी 29.97 फ्रेम पर सेकंड, ये अमेरिका और जापान वाला टीवी स्टैंडर्ड है। पाल 25 फ्रेम पर सेकंड, ये भारत और यूरोप में देखे जाने वाला टीवी स्टैंडर्ड है। फिल्म 24 पर सेकंड, हॉलीवुड की मूवी या अन्य मूवी इसी फ्रेम रेट पर बनती है। कस्टम, अगर आपको अपने हिसाब से कोई खास एफपीसी सेट करना हो तो। एनिमेशन शुरू करने से पहले हमेशा यह तय कर लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट किस आउटपुट में जाएगा, टीवी, यूट्यूब, फिल्म या कस्टम वर्क, और उसी के अनुसार आप यहाँ से फ्रेम रेट चुनिए। अब बात करते हैं टाइम डिस्प्ले की। जैसे कि आप नीचे टाइमलाइन पर देख पा रहे हैं, अभी स्लाइडर के पास 2 नंबर दिख रहे हैं, करंट फ्रेम और टोटल फ्रेम। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टाइम डिस्प्ले में फ्रेम वाला ऑप्शन चुना हुआ है। एसएमपीटीई क्या होता है? ये वही फॉर्मेट है जो हम प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं, यानी कि मिनट, सेकंड और फ्रेम। एक बार इसे क्लिक करके देखते हैं कि टाइमलाइन के स्लाइडर में क्या बदलाव आता है। अब आप देखेंगे कि स्लाइडर में मिनट, सेकंड, फ्रेम दिख रहे हैं। अब दोबारा टाइम कॉन्फ़िगरेशन की विंडो खोलते हैं। इसके नीचे दिया है फ्रेम टिक्स। अब फ्रेम तो आप जानते हैं, लेकिन टिक्स शायद आप सभी लोग ना जानते हो। टिक्स क्या है? जैसे 1 सेंटीमीटर अंदर से 10 मिलीमीटर में बटा होता है, ठीक उसी तरह फ्रेम अंदर से 4800 टिक्स में बटी होती है। यानी 4800 टिक्स मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। आपको टाइमलाइन पर तो एक ही फ्रेम दिखता है, लेकिन 3D मैक्स बैकग्राउंड में इन 4800 टीनी डिवीजन का इस्तेमाल करता है ताकि एनिमेशन बहुत स्मूथ बने। टिक्स क्यों जरूरी है? जब हम कहते हैं इजी इन, इजी आउट, स्लो स्टार्ट, स्मूथ स्टॉप, ये सब स्मूथनेस मैक्स टिक्स की मदद से बनाता है। जैसे कोई लाइन है जिसमें दो वर्टेक्स के बीच में केवल 6 स्टेप है, और जब आप उसके इंटरपोलेशन के स्टेप बढ़ाते हैं तो लाइन स्मूथ हो जाती है। ठीक वैसे ही फ्रेम के अंदर मौजूद टिक्स एनिमेशन को इंटरनल लेवल पर स्मूथ बनाते हैं। टेक्स्ट डिस्प्ले काम कैसे करता है? जब आप फ्रेम टेक्स्ट चुनते हैं
तो टाइमलाइन का स्लाइडर फ्रेम उसके अंदर के टिक्स को दिखाता है, और जब आप एस एस टिक्स चुनते हैं तो आपको समय प्लस टिक्स दोनों दिखाई देते हैं। टिक्स का उपयोग कब होता है? जब आप किसी एनिमेशन को बहुत डेप्थ में जाकर फाइन ट्यून करते हैं, जैसे कैरेक्टर एनिमेशन, लिप सिंक्रोनाइजिंग, एडवांस मोशन, माइक्रो एडजस्टमेंट, मोशन ब्लर एक्यूरेसी सेटिंग, तब प्रोफेशनल टिक्स के साथ काम करते हैं। आप दोनों ऑप्शन, फ्रेम टिक्स और एस टिक्स को एक बार सिलेक्ट करके टाइमलाइन के स्लाइड में बदलाव खुद देखिए। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा टिक्स कितनी माइक्रोस्कोपिक नियंत्रण देते हैं। अब बात करते हैं प्लेबैक ऑप्शन की। यहाँ सबसे पहले आपको तीन प्रमुख ऑप्शन मिलेंगे। रियल टाइम, अगर यह ऑन है तो आपकी एनिमेशन एग्जैक्ट रियल स्पीड पर चलेगी, ना फास्ट ना स्लो। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो नीचे दिए गए स्पीड कंट्रोल एक्टिव हो जाते हैं और आपकी पूरी एनिमेशन लीनियर और फ्लैट स्पीड में चलती है। मतलब इजी इन इजी आउट वगैरह कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। एक्टिव व्यू पोर्ट ओनली, यदि इसे ऑन रखते हैं तो एनिमेशन सिर्फ उसी व्यू पोर्ट में चलेगी जो इस समय एक्टिव है, बाकी व्यू पोर्ट में वो चलती हुई दिखाई नहीं देगी। यदि लूप ऑन है तो एनिमेशन बार बार रिपीट होती रहेगी। अगर आप लूप ऑफ कर देते हैं तो एनिमेशन एक बार फिनिश होने के बाद दोबारा नहीं चलेगी। डायरेक्शन ऑप्शन, रियल टाइम को ऑफ करते ही डायरेक्शन वाले तीनों बटन एक्टिव हो जाते हैं। फॉरवर्ड, जो कि डिफॉल्ट होता है, एनिमेशन स्टार्ट से एंड की ओर चलती है। रिवर्स, एनिमेशन उल्टी दिशा में चलती है एंड से स्टार्ट की ओर। पिंग पोंग, एनिमेशन स्टार्ट से एंड की ओर जाएगी और फिर एंड से स्टार्ट की ओर लौट आएगी, यानी बैक एंड फ्रंट मोशन। इन तीनों मोड को एक बार आप खुद प्ले करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब स्पीड कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के ऊपर आपको स्पीड के कंट्रोल मिल जाते हैं। 1x मतलब नॉर्मल स्पीड, ये हमेशा डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद ये हाफ स्पीड है, और ये क्वार्टर स्पीड मतलब 4 गुना कम। 2x का मतलब डबल स्पीड, 4x का मतलब 4 गुना ज्यादा फास्टर। एनिमेशन टेस्ट करते समय स्लो मोशन और फास्ट प्लेबैक बहुत काम आते हैं। अब आते हैं नीचे वाले एनिमेशन पैनल पर। यह पैनल आपकी पूरी टाइमलाइन की लेंथ डिसाइड करता है। स्टार्ट टाइम डिफॉल्ट हमेशा 0 पर होता है, इसे रेयरली चेंज करते हैं। एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ आप अपनी एनिमेशन की टोटल ड्यूरेशन भरते हैं। मान लीजिए आपकी एनिमेशन 200 फ्रेम लंबी है, तो सिंपली एंड टाइम 200 कर दीजिए। जैसे ही आप ओके दबाएंगे टाइमलाइन 0 से 200 फ्रेम तक एक्सटेंड हो जाएगी। लेंथ, लेंथ वही वैल्यू है जो एंड फ्रेम में भरते हैं। यह बस इंफॉर्मेशन पैनल है। फ्रेम काउंट, यह बताता है टाइमलाइन में कुल कितने फ्रेम मौजूद है। फ्रेम काउंट हमेशा लेंथ प्लस 1 होता है, क्योंकि 0 भी एक फ्रेम है। करंट टाइम, स्लाइडर इस वक्त किस टाइम पर है यह यहाँ दिखाई देता है। दोस्तों अब आते हैं उस फीचर पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बड़े एनिमेटर इससे अपनी एनिमेशन को साफ सुथरा रखते हैं। यह है की स्टेप पैनल। यह असल में एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो ये तय करता है कि आखिर कौन सी की फ्रेम बनानी चाहिए। पोजीशन, रोटेशन, स्केल, या सिर्फ वही जो आप इस समय कर रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ट्रैक बार, यह मास्टर स्विच है। यह पूरा सिस्टम ऑन ऑफ करने का बटन है। अगर यह ऑन है तो मैक्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से उसी फ्रेम पर अपनी मर्जी से की डाल देगा। पोजीशन, रोटेशन, स्केल या जो भी ऑन हो। अगर यह ऑफ है तो मैक्स कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करेगा, फिर आपको हर की मैनुअली सेट की के बटन से डालनी पड़ेगी। पोजीशन, रोटेशन, स्केल कौन सी की बनानी है, इन तीनों से आप मैक्स को बताते हैं मेरे भाई की चाहिए तो किस चीज की चाहिए। उदाहरण, अगर आपने सिर्फ पोजीशन ऑन किया है, मूव करोगे तो पोजीशन की बनेगी, रोटेट और स्केल करोगे तो की नहीं बनेगी। अगर सिर्फ रोटेशन ऑन है तो रोटेशन की तो बनेगी, मूव और स्केल की नहीं बनेगी। यही असली कंट्रोल है जिससे अनवांटेड की बनने से बचा जा सकता है। यूज करंट ट्रांसफॉर्म, यह ऑप्शन मैक्स को बताता है की फ्रेम उसी चीज की बनाना जो टूल इस वक्त चालू है। मतलब मूव टूल एक्टिव तो पोजीशन की, रोटेट टूल एक्टिव तो रोटेशन की, स्केल टूल एक्टिव तो स्केल की। अगर यह ऑफ है तो मैक्स ऊपर वाले पोजीशन, रोटेशन और स्केल चेकबॉक्स को देख कर लेगा। यह ऑप्शन एनिमेटर को बहुत प्रिसाइज कंट्रोल देता है। यह पूरा सिस्टम क्यों बनाया गया? क्योंकि असली एनिमेशन में हमेशा तीन चीजें, पोजीशन, रोटेशन, स्केल की एक साथ नहीं चाहिए होती। उदाहरण, कैरेक्टर जॉइंट सिर्फ रोटेशन चाहिए होता है।
कैमरा मूवमेंट सिर्फ पोजीशन चाहिए होती है। इफेक्ट है जैसे स्क्वैच है, स्ट्रेच है, तो उसमें हमें सिर्फ स्केल चाहिए होता है। मोशन क्लीनअप सिर्फ करंट ट्रांसफॉर्म चाहिए होता है। अगर कंट्रोल ना हो तो टाइमलाइन बहुत हौच पौच हो जाएगी। हर फ्रेम पर तीन तीन चार चार की भर जाएंगी, एनिमेशन मैसी लगेगा, क्लीनअप करने में घंटों लग जाएंगे। इसलिए की स्टेप को एक्सपर्ट एनिमेटर एनिमेशन डिसिप्लिन बनाने के लिए यूज करते हैं। की स्टेप्स यह तय करता है कि ऑटो को किस प्रकार की फ्रेम बनाएगा, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, या फिर वही जो आपका करंट टूल कर रहा है। तो दोस्तों इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इससे आगे की एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।